दुनिया में एक से बढ़कर एक क्रिमिनल्स का इतिहास रहा है, लेकिन साउथ अमेरिका के देश कोलंबिया में एक क्रिमिनल ऐसा भी हुआ जो केवल खूंखार और ताकतवर ही नहीं बल्कि दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान भी था। कोकेन की दुनिया का ये बेताज बादशाह लेट 1980s में $25 बिलियन का मालिक था। उस समय कोलंबिया की कुल जीडीपी करीब $39 बिलियन थी, यानी वो अकेला ही अपने देश की लगभग 65% जीडीपी अपनी जेब में रखकर घूमता था। वो इतना अमीर था कि उसकी गैंग पैसा गिनती नहीं थी बल्कि उन्हें किलो के हिसाब से तौला करती थी। उसे अपनी दौलत को गोडाउन में भर के रखना पड़ता, जहां उसकी 10% कमाई हर साल चूहे ही कुतर जाते, जहां वो बिल्डिंग्स, आइलैंड, प्राइवेट जू, सॉकर फील्ड्स, कार्स, सबमरीन्स और एरोप्लेन्स जैसी अपनी पसंदीदा चीजों पर पैसा पानी की तरह बहाता, तो वही वो अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स आग में जला देता। इतना सब करने के बाद भी उसकी अमीरी में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर ड्रग माफिया का केवल एक ही कानून था, प्लाता ओ प्लोमो। प्लाता का मतलब कि मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। और प्लोमो का मतलब कि अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। उसके इस खतरनाक नियम की वजह से पुलिस हो या मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट हो या फिर जजेस, सब उसकी जेब में थे। जो भी उसके खिलाफ गया उसने उसको मौत की नींद सुला दिया। अपनी क्राइम की हिस्ट्री में उसने 4000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसमें 600 से ज्यादा केवल पुलिस ऑफिसर्स थे। उसका खौफ इतना था कि उसके बस नाम से लोगों की रूह कांप जाती, और ताकतवर इतना कि उसके इशारे पर देश का संविधान बदल जाता। वो अरेस्ट भी हुआ तो केवल इस शर्त पर कि जेल भी उसकी बनाई हुई होगी और जेल के गार्ड्स भी उसके ही होंगे। ऐसे कई रोमांचक पहलुओं को समेटे हुए ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की, जिसने क्राइम की दुनिया में ऐसा डंका बजाया कि उसके मरने के 20 से ज्यादा साल बाद भी उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सका। Authorities as Colombia's leading exporter of cocaine. The Escobar family has reportedly amassed nearly $2 billion smuggling 1,100 pounds of refined cocaine into the United States every month. Drug trafficker, billionaire, killer, but a hero to thousands in his home city. As cocaine king's only son has now claimed his father took his own life. He had become a cancer to Colombia. Escobar was a monster. I wish he would have spent the rest of his life in prison. I mean, that's what I wanted. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नीग्रो शहर में हुआ था। वो अपने माता पिता के 7 बच्चों में तीसरा था। उसके पिता फार्मर थे और माँ स्कूल टीचर थी। उसके जन्म के कुछ वक्त बाद ही उसका परिवार मेडेलिन शहर में शिफ्ट हो गया, जहाँ पाब्लो पला बड़ा और वही के स्कूल में उसने शुरुआती पढ़ाई की। यूं तो वो शुरू में लॉयर और फिर पॉलिटिक्स में जाकर प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब देखता था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसका नजरिया और इंटरेस्ट बदलने लगा। उसको समझ आया कि दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर वही है जिसके पास पैसा है। अगर पैसा हो तो क्या लॉयर और क्या पॉलिटिशियन, सबको जेब में रखा जा सकता है। पैसे की अहमियत तब उसे और भी ज्यादा समझ आई जब घर की खराब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ गई। पढ़ाई छूटने के बाद उसने ठान लिया कि उसे जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाना है, फिर चाहे उसके लिए उसे किसी भी रास्ते पर जाना पड़े। उसने खुद को वादा किया कि अगर 25 साल की उम्र तक उसने 1 मिलियन पेसोस नहीं कमाए तो वो खुदकुशी कर लेगा। इस तरह जुनून की हद तक जल्द से जल्द अमीर बनने की इस ख्वाहिश ने उसे क्राइम की दुनिया में धकेल दिया। वो अपने कजिन गुस्तावो गाविरिया के साथ मिलकर तरह तरह के लीगल काम करने लगा, जिनमें फर्जी डिप्लोमा डिग्री बेचना, साउंड इक्विपमेंट्स की तस्करी करना और टूम्बस्टोन्स को चोरी करना शामिल था। लेकिन इन छोटी छोटी चोरियों से आखिर वो कितना और कब तक अमीर बन पाता, इसलिए बड़ा कदम उठाते हुए 20 साल से भी कम उम्र में उसने कार चोरी करना और अमीर लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया। जहां वो कार चोरी कर उसके पार्ट्स को बेच करके खूब पैसा कमाता, तो वही अमीर लोगों को किडनैप कर उनकी रिहाई के बदले अच्छी खासी फिरौती वसूल करता। अगर विक्टिम की फैमिली पैसा देने से मना करती तो वो उसे बेरहमी से मार डालता। कई मौकों पर वो बस अपनी धाक जमाने के लिए रैंसम मिलने के बावजूद विक्टिम्स को मार दिया करता था।
ऐसा ही तब हुआ जब 1971 में एक बार उसने इंडस्ट्रियलिस्ट डिएगो एचावारिया को किडनैप किया, जिसे रिलीज करने के बदले में उसने $50,000 की डिमांड की। उसकी डिमांड पूरी होने और उसे मन मुताबिक पैसे मिलने के बाद भी उसने डिएगो की जान ले ली। ये चोरी और किडनैपिंग का सिलसिला यूं ही चलता रहा और खुद से किए वादे को पूरा करते हुए वो महज 22 साल की उम्र में ही मिलियनेयर बन गया। एक तरफ उसकी बढ़ती क्राइम एक्टिविटीज से बाकी के क्रिमिनल्स के बीच उसका दबदबा हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर वो पुलिस की नजरों में भी आने लगा था। बहुत बार पुलिस की गिरफ्त से बच निकलने के बाद आखिरकार साल 1974 में कार चोरी करने के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया गया, जिस कारण उसे कई महीनों तक जेल की हवा खानी पड़ी। जेल जाने के बाद भी पाब्लो का हौसला डगमगाया नहीं, बल्कि उसने पुलिस को रिश्वत देने का तरीका ढूंढ निकाला और अपना काम जारी रखा। पाब्लो का मकसद ही पैसा कमाना था, इसलिए जहां भी उसे ज्यादा कमाई दिखाई देती वो हर उस फील्ड में घुस जाता। वो पैसे के लिए पहले चोरी, फॉर्जरी, किडनैपिंग और मर्डर जैसे क्राइम करता था, लेकिन जब उसका सामना कोकेन के बिजनेस से हुआ तो उसके प्रॉफिट के आगे उसको बाकी सभी काम फीके लगने लगे। ये 1970s का वो दौर था जब अमेरिका में ड्रग्स स्मगल कर कोलंबिया के ड्रग ट्रैफिकर बेशुमार पैसा छाप रहे थे। जो भी इस धंधे में था वो माला माल हो रहा था। इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हुए पाब्लो एस्कोबार ने इस धंधे में घुसने का मन बना लिया। शुरू में उसने कई ड्रग माफियाओं के लिए काम किया, जिनसे उसने ड्रग के धंधे की बारीकियों को सीखा। उसने न केवल स्मगलिंग रूट्स के बारे में जाना, बल्कि ड्रग वर्ल्ड में बहुत से इंपॉर्टेंट कनेक्शंस भी एस्टैब्लिश कर लिए, जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाले थे। पाब्लो बहुत अच्छे से जानता था कि बड़ी कामयाबी और बड़ा पैसा दूसरों के लिए काम करके नहीं कमाया जा सकता, इसलिए वो ड्रग्स की दुनिया की अच्छी समझ होने के बाद खुद का ड्रग कार्टेल बनाना चाहता था। इस धंधे में अपने पैर जमाने के लिए उसका पहला टारगेट बड़े प्लेयर्स को रास्ते से हटाना था। इसी मकसद के साथ साल 1975 में उसने मेडेलिन के सबसे बड़े कोकेन ट्रैफिकर फाबियो रेस्ट्रेपो को मरवा डाला और उसके लोगों की जिंदगी इस शर्त पर बख्शी कि उन सबको उसके लिए काम करना पड़ेगा। इस इंसिडेंट के बाद बाकी ड्रग ट्रैफिकर्स के बीच पाब्लो का डर बैठ गया, जिससे उसके लिए अपना बिजनेस बनाना आसान हो गया। अगला साल 1976 पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी में कई जरूरी मोड़ लेकर आता है। इस साल उसने ओचोआ ब्रदर्स, कार्लोस लेडर और होजे रोड्रिगेज गाचा जैसे क्रिमिनल्स के साथ मिलकर खुद का मेडेलिन कार्टेल शुरू कर दिया, जिसका काम कोकेन की प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का था। कार्टेल का हेड पाब्लो खुद बना, जो पहले ही कोकेन प्रोड्यूसर्स, ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स और कुछ करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ रिलेशंस डेवलप कर चुका था। वो कोकेन की सप्लाई के लिए अजीबोगरीब तरीके इस्तेमाल करता, कभी कार के टायर्स में तो कभी टीवी सेट्स में, कभी मछली के पेट के अंदर तो कभी कॉन्डम्स में। इसके अलावा वो एरोप्लेन्स के टायर्स में भी कोकेन भर के सप्लाई करता और ऐसा करने में उसकी मदद करने वाले पायलट को हर फ्लाइट के लिए $5 लाख का इनाम देता। इस तरह उसकी लीडरशिप में कार्टेल का बिजनेस बढ़ने लगा और उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगी। जब उसके पास ज्यादा दौलत हो गई तो उसने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट्स खरीदकर उनसे कोलंबिया समेत पेरू, बोलीविया और इक्वाडोर जैसे देशों से भी अमेरिका के अंदर कोकेन सप्लाई करना शुरू कर दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि पाब्लो 24 घंटे कोकेन से घिरे होने के बावजूद खुद कोकेन कंज्यूम नहीं करता था, जिससे उसके साथी उस पर काफी भरोसा करते थे। जहां उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा था तो वही इसी साल मार्च 1976 में उसने अपनी गर्लफ्रेंड मारिया विक्टोरिया हेनाओ से शादी कर ली, जो केवल 15 साल की थी और उससे पूरे 11 साल छोटी थी। लेकिन 1976 का साल पाब्लो की जिंदगी में केवल खुशियां और दौलत ही नहीं लाया, बल्कि उसकी जिंदगी में जेल की सलाखें भी लेकर आया था। 9 जून 1976 को कोलंबियन इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रेड में पाब्लो की कार के टायर्स में से करीब 40 पाउंड कोकेन बरामद होता है, जिसके बाद पाब्लो समेत उसके 6 साथियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन वो इस बार ज्यादा वक्त तक जेल में नहीं टिकने वाला था, क्योंकि वो अब तक क्राइम की दुनिया के काफी दाव पेच सीख चुका था। वो जान चुका था कि कौन सा पासा कब और कहां फेंकना है। उसने कुछ पुलिस अधिकारियों, वकीलों और जजों को रिश्वत देकर तो कुछ को डरा धमकाकर जेल से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लिया। जेल से छूटते ही उसने मिसाल कायम करने के लिए उन 2 एजेंट्स को भी मार डाला जिन्होंने उसे अरेस्ट किया था। इस तरह पाब्लो ने अपनी मंशा पूरी दुनिया के सामने साफ जाहिर कर दी थी कि या तो मेरे साथ काम करो या फिर मारे जाओ। इसी को उसने प्लाता और प्लोमो का नाम दिया।
प्लाटा यानी रिश्वत लो और मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक पैसे से भर दूंगा। या फिर प्लोमो यानी अगर मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। जर्नलिस्ट हो या फिर पुलिस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स हो या फिर जजेस, सबके सामने वो केवल यही दो ऑप्शंस रखता। उसके इस खतरनाक नियम का असर ये हुआ कि लोग उससे डर कर घूस लेने लगे और उसका धंधा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। जब व्यापार बढ़ने लगा तो दौलत भी बेशुमार बढ़ने लगी। पाब्लो उस दौलत से और भी ज्यादा दौलत कमाने के रास्ते खोजने लगा। उसके कार्टेल ने बहामास के नॉर्मन्स के आइलैंड पर काफी जमीन खरीदी, साथ ही वहां 1 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप, कई एयरक्राफ्ट्स, एक हार्बर, कुछ बोट्स और मकान खरीदे। वहां कोकेन को स्टोर करने के लिए एक रेफ्रिजरेटेड वेयरहाउस भी बनवाया गया, जिसके बाद यह आइलैंड पाब्लो के मेडेलिन कार्टेल का सेंट्रल स्मगलिंग रूट बन गया। यह जगह बहुत सोच समझकर चुनी गई थी, क्योंकि यहां से अमेरिका के फ्लोरिडा का तट कोलंबिया के कंपैरिजन में काफी पास था, जिस कारण यहां से और भी तेजी और आसानी के साथ कोकेन अमेरिका के अंदर भेजा जा सकता था। साथ ही उसने कोलंबिया के कई ड्रग कार्टेल्स के साथ इस ऑफर के साथ टाई अप किया कि अगर वो अपने ड्रग्स को उसके थ्रू सप्लाई करेंगे तो पुलिस के पकड़े जाने या फिर कोई भी लॉस होने पर पाब्लो उनका पूरा भुगतान करेगा। इस तरह अदर कार्टेल्स भी उसके थ्रू ड्रग सप्लाई करवाने लगे, जिसके लिए पाब्लो उनके प्रॉफिट का एक बड़ा कट चार्ज करता। पाब्लो की स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। पलक झपकते ही वो इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड का मेजर प्लेयर बन चुका था, जहां अमेरिका के अंदर 80%